ऐसा माना जाता है कि रोता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। कल अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ऐसे रोए जैसे सच का दरिया बह रहा हो। कमिश्नर साहब सीएम योगी पर टिप्पणी से इतने आहत थे कि इस्तीफा पटक दिए। ये तो कल की बात थी। इस स्टोरी में कल से आज तक बहुत पानी अब बह चुका है। कहानी पूरी 180 डिग्री पलट चुकी है। प्रशांत कुमार सिंह के घड़ियाली आंसुओं के पीछे की पूरी सच्चाई आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। यह खुलासा खुद प्रशांत कुमार सिंह के बड़े भाई विश्वजीत सिंह ने किया है। विश्वजीत दावा करते हैं कि प्रशांत कुमार सिंह फ्रॉड अधिकारी है। फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनाकर उन्होंने ये सरकारी नौकरी पाई है, जिसकी अब विभागीय जांच चल रही है और उनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। इसीलिए नौकरी जाने से पहले प्रशांत कुमार सिंह ने ऐसे मास्टर स्ट्रोक का प्लान बनाया जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे और वो हीरो बनकर उभर जाए। यानी नौकरी भी रह जाए और सीएम योगी का दिल भी वो जीत ले। कई सालों से इंतजार के बाद आखिर मौका भी उनको मिल गया। शंकराचार्य और सीएम योगी के बीच जुबानी जंग को हथियार बनाकर प्रशांत कुमार सिंह ने चाल चल दी। वो किसी भी कीमत पर इस मौके को हाथ से निकलने देना नहीं चाहते थे, लेकिन मौके पर चौका लगाने के चक्कर में वो क्लीन बोल्ड हो गए। अब उन्हीं के भाई ने उनकी पूरी फाइल खोल कर रख दी है। प्रशांत कुमार सिंह के भाई विश्वजीत सिंह ने दावा किया है कि 27 अक्टूबर 2009 को प्रशांत कुमार सिंह ने सीएमओ मऊ को धोखा देते हुए एक विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया और फिर इसी के आधार पर 2011 में प्रशांत पीसीएस अधिकारी बन गए। यानी प्रशांत कुमार सिंह को फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के आधार पर यह सरकारी नौकरी मिली है। हमारे देश में भी गजब के फ्रॉड भरे पड़े हैं। अभी रुको, सब्र करो, कुछ और बाकी है। ये डायलॉग आजकल आप रील में जरूर सुनते होंगे, लेकिन यहां कुछ भी रील नहीं है, सब रियल है। अभी तो मैंने प्रशांत कुमार सिंह की फाइल का सिर्फ पहला पन्ना पलटा है। पूरी किताब खोलने से पहले आइए आपको उनके भाई के वो बयान सुना देते हैं जिसमें वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। प्रशांत कुमार सिंह की जांच अंतिम चरण में है। प्रशांत कुमार सिंह जांच से भाग रहे हैं। वो जान रहे हैं कि अगर वो नौकरी में रहेंगे तो जांच भी होगी, प्रमाण पत्र भी निरस्त होगा और लिए गए धनराशि की रिकवरी भी होगी। इसीलिए उन्होंने आज एक नए तरीके का कार्य किया है। प्रशांत कुमार सिंह विकलांग नहीं हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उक्त प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए प्रशांत कुमार सिंह जी का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, जिससे किसी विकलांग का हक विकलांग को मिल सके। दोनों भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे हैं, पर दोनों की मांग बिल्कुल अलग अलग है। 2011 से 2021 तक किसी को भी प्रशांत कुमार सिंह की जालसाजी की भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन 2021 में अचानक उनके भाई सीएमओ के पास पहुंच गए। सीएमओ साहब ने फाइल देखी तो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है दया। इसके बाद सीएमओ साहब ने अपर चिकित्सा निदेशक आजमगढ़ मंडल को प्रशांत कुमार सिंह का मेडिकल कराने की चिट्ठी लिख दी। प्रशांत कुमार सिंह ने मेडिकल बोर्ड ने परेशान पेश होने के लिए बुलाया गया, लेकिन कमिश्नर साहब वहां नहीं पहुंचे। इसके बाद एक बार फिर प्रशांत कुमार सिंह को हाजिर होने का दोबारा निर्देश दिया गया, लेकिन वो फिर से नहीं पहुंचे। इसके बाद सीएमओ मऊ ने स्वास्थ्य महानिदेशक से प्रशांत कुमार सिंह की शिकायत कर दी, लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। सवाल यह कि प्रशांत कुमार सिंह के पीछे आखिर कौन खड़ा है? वो कौन सी ताकत है जो प्रशांत कुमार सिंह को बचाती रही? जब कुछ नहीं हुआ तो पिछले साल अक्टूबर में मामला राज्य आयोग दिव्यांगन कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने कार्रवाई का आदेश दिया। फिर वही हुआ, सीएमओ मऊ ने स्वास्थ्य महानिदेशक को चिट्ठी लिखकर प्रशांत कुमार सिंह पर जांच से भागने का आरोप लगा दिया। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो प्रशांत कुमार सिंह पर एकदम फिट बैठती है। सवाल यह कि अगर प्रशांत कुमार सिंह पर लग रहे आरोप गलत हैं, तो फिर वो जांच से भाग क्यों रहे? अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवा क्यों नहीं लेते? प्रशांत कुमार सिंह विकलांग नहीं हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उक्त प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए प्रशांत कुमार सिंह जी का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए। मैं बता दूं कि प्रशांत कुमार सिंह पर अभी फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लगा हुआ है। उनके भाई की शिकायत पर ही जांच चल रही है। सीएमओ मऊ के मुताबिक प्रशांत कुमार सिंह को
40% विकलांगता वाला UDID कार्ड इशू किया गया था। सरकारी नौकरियों में 40% शारीरिक या मानसिक विकलांगता पर ही आरक्षण का प्रावधान है। यह तो तय है कि इसका लाभ उठाकर प्रशांत कुमार सिंह ने सरकारी नौकरी पाली, लेकिन इसकी जांच होना भी बाकी है कि वो वाकई में विकलांग हैं या नहीं। और विकलांगता भी उन्होंने दृष्टि की बताई है, आंखों की बताई है। वैसे तो उनके भाई विश्वजीत सिंह के मुताबिक प्रशांत ने जिस आंख की बीमारी को दिखाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया, वैसी बीमारी 50 साल से कम उम्र में किसी को भी नहीं होती। लेकिन अब ये तो सरकारी जांच की पता चल पाएगा कि आखिरकार उनकी आंखों की रोशनी में कुछ दिक्कत है या नहीं है। ये प्रकरण जो है लगभग 2021 से जो है जो मेरी जानकारी में आया है 2021 से ये प्रकरण चल रहा है। सर क्या शिकायत है? शिकायत है कि इनका एक विकलांग सर्टिफिकेट बना था 2009 में मऊ दिव्यांग बोर्ड से, तो उसकी जो है उस पुनः जांच कराने हेतु शिकायत की गई है। प्रशांत कुमार सिंह के जीवन के कई चैप्टर में आपको दिखा चुका हूं, लेकिन अभी एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर बाकी है जो आपको जरूर देखना चाहिए। आज भले ही वो GST के कमिश्नर बन चुके हैं, रौब है, रुतबा है, राजनीतिक बातें कर रहे हैं, अब वो बुरी तरह फंसते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले अब इनके बारे में जानिए, प्रशांत कुमार सिंह साहब के बारे में, कि वो राजनीति के अखाड़े में भी ताल ठोक चुके हैं। सरकारी नौकरी पाने से पहले वो एक कोचिंग चलाया करते थे। इसी दौरान वो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे अमर सिंह, उनके संपर्क में आए और फिर राष्ट्रीय लोकमंच पार्टी के जिला अध्यक्ष भी बन गए। उन्होंने पदभार भी संभाला। ये बात खुद प्रशांत कुमार सिंह के चचेरे भाई ने बताई। 2008 से 13 तक जी, उस दरमियान ये अमर सिंह से भी जुड़े थे जी, उनके साथ में थे पार्टी में, उनके साथ कार्यकर्ता के तौर पे अपना जो भी उनका कार्य था, करना, धरना, देखना, सुनना, सभी अपना करते। लेकिन सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी प्रशांत के दिलो दिमाग से राजनीति का रंग नहीं उतरा। उन्होंने GST ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। खबर तो यह भी है कि 2022 में GST विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर रहते हुए ही प्रशांत कुमार सिंह ने बीजेपी से मऊ विधानसभा टिकट की दावेदारी की पेशकश की। उस वक्त उन्होंने कुछ बैनर और पोस्टर्स लगाकर अपने लिए माहौल भी तैयार किया। हालांकि टिकट नहीं मिला, पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और नौकरी जारी रखी। समय के साथ प्रमोट होकर वो डिप्टी कमिश्नर बन गए और उनकी पोस्टिंग अयोध्या हो गई। लेकिन राजनीति की ललक ने एक बार फिर उफान मारा है, लिहाजा कल कैमरा ऑन किया। 3 दिन से मानसिक रूप से आहत होने का हवाला देकर कमिश्नर साहब कैमरे के सामने खूब रोए, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। उन्हीं के भाई ने उन्हीं की झूठी लंका में आग लगा दी। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, वह प्रशांत कुमार सिंह जी, क्या कमाल किया आपने एक्टिंग की। बिना स्नान विवादों के साथ आज माघ मेला छोड़कर स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद वापस लौट गए। सियासत के बारे में कहा जाता है कि हर बात यहां पर सीधी नहीं कही जाती, कुछ बात इशारों में की जाती है, वो समझाई जाती है। जैसे कि देश के गृह मंत्री ने एक बयान दिया जिस पर आज दिन भर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में उनके बयान पर लोग दिमागी घोड़े दौड़ा रहे हैं कि यह बयान किसके लिए है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा और क्यों इस पर इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है, इसे जरा सुन लेते हैं। आजादी थया पछी सनातन धर्मना अनेक संप्रदायोना सौ अनुयायीओ राह जोता था कि एक एवी सरकार आवे जे आपड़ा सनातन धर्म ने महत्व आपी एना आधार पर देश चलावવાનો अने अनेक तीर्थों उद्धार, बद्रीधाम, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल अने वे सोमनाथ, आ बधा तीर्थों उद्धार आ 11 वर्ष में हाथ में लीधो। मने विश्वास है कि संतोना आशीर्वाद थी हवे कोई दिवस सनातन धर्मना अनुयायीओ निराश थाय एवं शासन आ देश में क्यारेय नहीं आवे। ऐसी सरकार दोबारा नहीं आएगी जो सनातनियों का अपमान करे। अमित शाह ने यह बात कल शाम को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में कही। स्वामीनारायण संप्रदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए वो बात कर रहे थे। संतों की सभा में बोली है, बिना किसी लाग लपेट के कहा है, जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी।
इस खबर की, इस पूरे उनके भाषण की ये लाइन दिन भर आज सुर्खियों में रही। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिना संगम स्नान किए वापस लौट गए और उनका संगम स्नान सिर्फ स्नान नहीं रहा, सम्मान, अपमान और सियासी घमासान का भी मुद्दा बीते करीब 10-12 दिनों से बना हुआ था। सियासत में शब्दों से अधिक उसकी टाइमिंग मायने रखती है। क्या ये टाइमिंग का ही तकाजा है कि अखिलेश यादव की जिस समाजवादी पार्टी को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने नमाजवादी पार्टी तक कहा था, वही अखिलेश शंकराचार्य की सम्मान की ध्वजा अब उठाए हुए हैं। अखिलेश के सॉफ्ट हिंदुत्व की इनसाइड स्टोरी क्या है? आखिर अखिलेश के अंदर अचानक सनातन को लेकर इतना सम्मान क्यों उमड़ रहा है? क्या अखिलेश ने सनातनी शंख फूंक कर 2027 के चुनावी कुरुक्षेत्र में कूदने का मन बना लिया है या फिर एक्सीडेंटल सनातनी बनने का यह मामला है? इसे आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी अखिलेश यादव को सुन लीजिए अमित शाह के बयान पर उनका क्या टेक है। तो आपने एकदम ठीक कहा, इसलिए ठीक कहा कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य, उसका अपमान किसने किया? सनातनी धर्म के सबसे ऊंचा झंडा ले जाने वाले, उनका किसने किया अपमान? आप बताइए किसने अपमान किया? आप कह रहे योगी आदित्यनाथ ने? वो योगी कब हो गए? सर्टिफिकेट कहाँ से मिला? अगर वो दूसरे का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो उन्हें अपना भी तो सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। वैसे एक बात आपको याद दिला दूं, यूपी में इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच की जुबानी जंग बहुत तेज है। मामला पर्सनल अटैक वाला हो गया है। आपको याद दिलाऊं, 12 बजे तक सोकर उठने वाला बबुआ बनाम जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, ये राउंड अभी चल ही रहा था कि अखिलेश यादव को अमित शाह के बयान के बहाने योगी पर अटैक करने का एक और मौका मिल गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि इस मौके पर भी उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नाम और सम्मान को ही आगे रखा। वहीं योगी आदित्यनाथ भी अपने हालिया सभी स्पीचेस में सनातन और धर्म को ही कीवर्ड्स बनाकर रखा हुआ है। वो आज सिद्धार्थ नगर में भगवान बुद्ध से जुड़े एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। धर्म की शरण में जाने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि और विवेक चाहिए। याद रखना, शक्ति असुरों के हाथों में आती है तो विध्वंस करेगा, शक्ति देवों के हाथों में आएगी तो सकारात्मक ऊर्जा से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आज अचानक माघ मेला से विदा ले ली, वो भी बिना संगम में डुबकी लगा स्नान किए। लेकिन विदा लेने से पहले उन्होंने अमित शाह के बयान पर जमकर प्रतिक्रियाएं दी, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अविमुक्तेश्वरानंद आज अपने संगम स्नान कंट्रोवर्सी को क्या नया एंगल दे गए हैं, इसे आगे आपको सुनाते हैं। अभी कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद तिवारी को सुनिए जरा। यानी कि भारत के संविधान के अनुसार हार अब उससे अलग हट रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी घोर सनातन विरोधी है। इसने सनातन का राजनीतिकरण किया, व्यवसायीकरण किया, सनातन का अपमान किया। इसलिए भाजपा दोबारा सत्ता में लौट के नहीं आएगी। सबसे बड़ी सनातन विरोधी कोई है तो भाजपा, चाहे वो मंदिर मुद्दा रहा हो, वहां इन्होंने दिखा दिया, चाहे संगम का मुद्दा हो, चाहे जहां हो, हर जगह सनातन का विरोध किया। और सनातन नहीं, संविधान का विरोध किया, संविधान के मूल अधिकारों का विरोध। इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन सा नेता आएगा, कौन सी पार्टी आएगी जो करेगी। किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई, यह समय बताएगा। फैसला सनातनी समाज करेगा। शंकराचार्य ने अमित शाह के बयान पर भी बात की और ये बोलकर भी लोगों को चौंका दिया कि कल रात और आज सुबह प्रशासन ने पालकी के साथ स्नान करने का उनको प्रस्ताव दिया था। संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। जब हृदय में क्षोभ और ग्लानि का ज्वार हो तो जल की शीतलता भी अर्थहीन हो जाती है।
प्रशासन की ओर से हमारे पास भेजा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि हम स्नान के लिए जब आप जाना चाहेंगे ससम्मान आपको आपकी शिविर से पालकी में ले जा करके अधिकारियों के माध्यम से स्नान कराने के लिए तैयार। ये भी कहा गया था कि जिन अधिकारियों ने संगम पर मौनी अमावस्या के दिन उपस्थित रहकर घटना को देखा था, वो वे सब वहां पर उपस्थित रहेंगे और आपके ऊपर पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे। एक तरफ देश के गृह मंत्री कल गांधीनगर में थे, उन्होंने वहां पर कहा कि संतों का अपमान करने वाली और सनातनियों की सुध न लेने वाली सरकारें कभी भी स्थायी नहीं रह सकती हैं। और दूसरी तरफ सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक शंकराचार्य, सबसे बड़े प्रतीक बटुक, सबसे बड़ी प्रतीक सन्यासी, सबसे बड़े प्रतीक ब्रह्मचारी, जिन्होंने सनातन को अपने कंधों पर ढोने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसी साधवियां, ऐसे वृद्ध सबका अपमान यहाँ पर हो रहा है। और उसके बाद भी इतना बड़ा उपदेश गृह मंत्री जी के श्रीमुख से निकल रहा है।